नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी न मिटने वाली भूख। 8 बज रहे थे। दीदी बिछौने पर पड़ी चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही थी छत की ओर। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, इधर उधर लटक रहे थे। एक मोटी किताब नीचे चप्पल के पास औंधे मुँह गिरकर न जाने कब से पड़ी हुई थी। गुंदनी की माँ दबे पांव कमरे के पास आती थी और झांक कर चुपचाप लौट जाती। 8 बजे तक बिछौने पर रोगिणी की तरह चुपचाप पड़ा रहना, मौन साधे दयनीय मुद्रा बनाकर टकटकी लगाकर देखते रहना आदि बातें कुछ ऐसे ही वातावरण की सृष्टि कर रही थीं कि बुधनी की माँ कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। बेचारी हाथ में झाड़ लेकर बार बार लौट आती थी। अंत में छोटी दीदी मिस फ्लोरा से आकर बोली, दीदी के का भैल अबले पड़ील बाड़ी। आखिर बड़ी मुश्किल है बुधनी की माँ, कल से ही उनका ये हाल है। न खाती हैं न पीती हैं और न ही कुछ बोलती हैं। पूछने पर कहती हैं कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा कुछ पूछने की हिम्मत भी तो नहीं होती। मिस फ्लोरा ने बालों में कंघी चलाते चलाते कहा, सुबह से झाड़ देवे के ठाड़ है। तनी चलिके बंदनी की माँ पूरी बात भी नहीं करने पाई कि दीदी की प्रिय छात्रा चंचला किशोरी मदालसा मुँह लटकाए आकर खड़ी हो गई और जिज्ञासु दृष्टि से मिस फ्लोरा और बंदनी की माँ को देखने लगी। बुधनी की माँ खिलकर बोली, एहो कल्ली चल तर रानी, देख तोहर दीदी का भैल है। मदालसा चुपचाप दीदी के कमरे में दाखिल हुई। दीदी अपलक दृष्टि से उसे देखती रही। बंदनी की माँ चौखट के पास ही खड़ी रही। दीदी मदा ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद पुकारा, कैसा जी है दीदी? दीदी ने बिना हिले डुले उत्तर दिया। बुधनी की माँ ने पहले बरामदा का 1-2 बार छप छप झाड़ लगाया, फिर डरते डरते कमरे में आकर हल्के हाथों झाड़ देने लगी। मदालसा दीदी के टेबल पर बिखरी हुई किताबों को सजाकर रखने लगी। कैलेंडर में तारीख बदलकर दिन भी बदल डाला। उसने दीदी चुपचाप देख रही थी उसको। क्यों, आज सोमवार हो गया ना? दीदी ने अचकचाकर पूछा। मदालसा डरी। एक बार कैलेंडर की ओर देखकर वह बोली, जी नहीं। वह दिन बदल रही थी। फिर याद कर रुकी और बोली, जी हाँ, आज सोमवार ही है। कल रविवार, आज सोमवार। सोमवार हो गया। दीदी उठकर बैठ गई। बोली, तो बारात वाले चले गए? 4 बजे भोर चल गएलन सब। बुधनी की माँ झाड़ू के तिनकों को सजाती हुई बोली। दीदी डरते डरते बिछौने के पास वाली खिड़की के जो स्कूल की ओर खुलती थी खोलने लगी। खिड़की खोलकर उसने देखा स्कूल खाली पड़ा है। 2 दिन से बंद खिड़की जो खुली तो कमरे में एक ताज़ी हवा आकर खेलने लगी। वह अंगड़ाई लेकर उठी। उसके चेहरे की गंभीरता तत्क्षण ही दूर हो गई। मदालसा के होठों पर भी मुस्कान की एक सरल रेखा दौड़ गई। बुधनी की माँ को कुछ हिम्मत हुई। पूछ बैठी, कैसन तबीयत है दीदी? अच्छी है। तू जल्दी से जाकर स्कूल के कमरों को झाड़ बहार दे। ना हो तो फुलिया को भी बुला लेना। भगेलू से कहे 2 गाड़ी पर आज सरजू जाएगा। भगेलू क्लासों में बेंच सजाकर रखेगा। जाओ। कहती हुई वह तौलिया और साड़ी लेकर बाथरूम की ओर चली। मदालसा ने टोका, दीदी क्या है दीदी, क्या है री? दीदी ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आप नहीं गई? इंदु बहुत रोती थी, कहती थी दीदी से भेंट न हो सकी। पेंसिल कटर में पेंसिल डालकर घुमाते हुए मदालसा बोली। दीदी ने प्रत्युत्तर में सिर्फ एक लंबी निश्वास छोड़ दी। आप तो उसे उपहार देने के लिए चित्र बना रही थी ना? बना तो रही थी पर अधूरा ही रह गया। अच्छा, भेज दूंगी। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मदा जाने के दिन उससे मिल नहीं पाई। कहती हुई दीदी धीरे धीरे चली गई। मदा वहीं बैठकर दीदी का एल्बम देखने लगी। श्रीमती उषा देवी उपाध्याय उर्फ दीदी जी, शहर के गर्ल्स मिस ई की स्कूल की प्रधानाध्यापिका, मझोले कद की दुबली पतली सुंदर विधवा युवती। जिस दिन से स्कूल में प्रधानाध्यापक होकर आई, स्कूल की उन्नति में 4 चांद लग गए। छात्राओं की संख्या चौगुनी हो गई।
परीक्षा फल सुंदर होने लगा। स्कूल को हाई स्कूल बनाने की चर्चा होने लगी। उस दुबली पतली मृदु भाषणी दीदी की मीठी चपत जिस बालिका ने एक बार खा ली वह उसकी चेरी हो गई। बालिकाओं और किशोरी छात्राओं की बात तो दूर, अध्यापिकाएं भी उसके स्नेह की भूखी रहती। बंदिनी की माँ उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। सदा प्रसन्न रहने वाली दीदी के ओंठों पर मुस्कुराहट सदा खेलती रहती। वह कभी कभी सितार बजाकर मीरा की पदावली गा लेती, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचकर कलापूर्ण चित्र भी बना लेती। विधवा थी, ओढ़ने पहनने खाने पीने की चीज़ों में सादगी के कड़े नियमों को मुस्तैदी से पालती थी। लेकिन अन्य अध्यापिकाएं जो सधवा थीं वे भी उनकी सादगी पर फिदा थीं। स्नान भोजन करके दीदी अन्य अध्यापिकाओं के साथ जब स्कूल में दाखिल हुई तो बुधनी की माँ फुलिया को लेकर कमरों में झाड़ दे रही थी और बड़बड़ा रही थी। भगेलू चुपचाप बेंचों को उठाकर अंदर कर रहा था। दीदी को देखते ही बुधनी की माँ जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, छी छी, एक दिन के सुअर के खुहार बना देलेन सब, राम राम। दीदी ने कमरे में जाकर देखा, दीवार पर स्थान स्थान पर पान की पीक पड़ी हुई, नीचे फर्श पर सिगरेट के अध जले टुकड़े, सिगरेट के खाली डिब्बे, माचिस की जली हुई तीलियां बिखरी हुई थी। दीदी ने किंचित नाक सिकोड़ते हुए कहा, ले जल्दी साफ करो। कहकर वह ऑफिस खोलने लगी। ऑफिस खोल ही रही थी कि उनकी आंखें दीवार पर लिखे सुंदर अक्षरों पर अटक गईं। उठ सजनी खोल के बाड़े, तेरे साजन आए द्वारे। दूसरी जगह खिड़कियां तुम्हारी बंद रहीं पर मैंने तुमको देख लिया। लाल अक्षरों में रानी का अध्यापन छोड़ो, मेरे दिल का राज संभालो। नीली पेंसिल से प्रेम की भाषा सजनी मुझको भी पढ़ा दो। पढ़ते पढ़ते दीदी तिलमिला उठी। ऑफिस खोलकर धम्म से कुर्सी पर जा बैठी। उसके होठों पर कुछ घंटों पहले जो स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आई थी विलीन हो गई। वह उठी, फिर बैठ गई, एक कागज़ पर लिखने लगी। चेयरमैन की सेवा में फिर न जाने क्या सोचकर कागज़ को फाड़ कर वह उठ खड़ी हुई। फ्लोरा, दीदी ने पुकारा। फ्लोरा और उर्दू अध्यापिका सलमा आई। दीदी की गंभीर मुद्रा को देखकर अवाक खड़ी रहीं। क्या है दीदी? फ्लोरा ने मौन भंग करते हुए पूछा। दीदी ने बाहर आकर दोनों को दीवार की ओर दिखलाया। दोनों ने पढ़कर घड़ा से मुंह विकृत कर लिया। सलमा बोली, ये बारातियों का काम है। दीदी ने कहा, सभ्य बारातियों ने लिखा है। लड़कियां दल बांधकर मुस्कुराते हुए आ रही थी। सरजू भी स्कूल की गाड़ियों पर लड़कियों को लेकर आ गया। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी प्रणाम प्रणाम कहकर मुस्कुराती हुई लड़कियों की टोली ज्यों ही स्कूल की सीढ़ी पर पांव रखने लगी, दीदी की गंभीर वाणी सुनकर सब एक साथ रुक पड़ी। तब तक बाहर मैदान में खड़ी रहो। दीदी तथा अध्यापिकाओं के चेहरों को देखकर लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो देखो, दीदी की आंखें लाल हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। समझी समझी, मंजू खुश होकर बोली, कोई बड़े आदमी मर गए हैं। फिर वही 5 मिनट चुप। फ्लोरा, रोल कॉल करके छुट्टी दे दो। कहती हुई दीदी पुनः ऑफिस में जा बैठी। छुट्टी दे दी गई। छात्राओं ने बुधनी की माँ से पूछा, मदालसा से दरियाफ्त किया, पर कुछ भी पता नहीं चला। दीदी अपने कमरे में लौट आई और बिछौने पर लेट गई। उसके अंदर एक आग सी जल रही थी। सिर फटा जा रहा था और रह रहकर प्यास लग रही थी। शनिवार को शहर के प्रतिष्ठित रईस की आनंदी प्रसाद जी के यहाँ बारात आई थी। उनकी एकमात्र पुत्री इंदु के सुबह विवाह उत्सव में स्थानीय धर्मशाला में बारातियों के ठहरने का प्रबंध किया गया, किंतु सभ्य असभ्य, साधारण असाधारण, धनी गरीब वर्गीकरण की ओर प्रबंधकों का ध्यान ही नहीं गया। सभ्य और सुसंस्कृत बारातियों ने जब जनरल बारातियों के साथ रहना अस्वीकार कर दिया तो चेयरमैन साहब ने अनुमति लेकर गर्ल्स स्कूल में ही ठहरने का प्रबंध करवा दिया। सभ्य शिक्षित और सुसंस्कृत बारातियों के लिए स्कूल के कंपाउंड में ही अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स थे। रविवार की शाम को अन्य अध्यापिकाएं विवाह गृह के समारोह में सम्मिलित होने चली गई थी। स्कूल की ओर खुलने वाली खिड़की को बंद करके दीदी अपने कमरे में बैठी अधूरे चित्र को पूरा कर रही थी। खिड़की के उस पार स्कूल में सभ्य बारातियों का भोजन पान शेष हो चुका था। पत्तलों पर कुत्तों की लड़ाई, भिखारी भिखारिनों की करुण पुकार सुनकर दीदी का ध्यान भंग हुआ। चित्र को अपूर्ण ही छोड़कर वह न जाने क्या सोचने लगी। धीरे धीरे कुत्तों का भूखना बंद हुआ। भिखमंगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई जब शांत हुई तो एक छोटे शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दीदी ने पहचान लिया, भागिन
मृणाल के बच्चे के कोमल कंठ स्वर को। ओ बाबा एत झाल ताई तो बेल छेले अमार कंद छे कहन। मृणाल खाते खाते बोल उठी। मृणाल के छोटे से शिशु ने जूठन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। दीदी कुछ आश्चर्यचकित हुई। दीदी मृणाल को जानती, उसे प्यार करती, कभी कभी बुलाकर भरपेट भोजन कराती, उसके प्यारे बच्चे को गोद में लेकर पुचकारती। बंगाली के भुक्कड़ों की जमात में मृणाल जब इस शहर में आई थी तब उसकी गोदी तथा देह में ये शिशु नहीं था। रोज़ शाम को कुछ बासी रोटियां पाकर बदले में मृणाल ने दिया था इस शहर को वही भोला भाला शिशु जो कड़वी तरकारी खाकर रो उठा था। मृणाल बंगाल के ग्राम के खुशहाल किसान की पुत्री थी, तो उस शाम को बैठी बैठी दीदी बहुत सी बातें सोच रही थी। कुत्ते, मनुष्य, मृणाल और उसके प्यारे बच्चे के संबंध में न जाने क्या क्या सोचते सोचते आराम कुर्सी पर थकी सी लेट गई। स्कूल के बरामदे पर किसी ने किसी सरोज नामक व्यक्ति को पुकार कर कहा, सरोज जी, ओ सरोज जी, जरा इधर आइए। क्या है? सरोज अथवा किसी दूसरे ने पूछा। देखिए, यहाँ की भिखारिनों की आंखों में एक अजीब जादू है। पुकारने वाले व्यक्ति ने दिखलाया। दीदी की भौहें जरा तन गईं, कान सतर्क हो गए। देखने वाले व्यक्ति ने देखकर कहा, ओह जादू मत कहिए, मद कहिए, मद। अरे आप कभी ठहरे। प्रथम व्यक्ति ने संबोधन को स्वीकार कर लिया। एक तीसरी आवाज़ सुनाई पड़ी, अच्छा कवि जी, कल्पना कीजिए तो जहाँ की सड़कों पर ऐसी परियां मारी फिरती हैं, खिड़कियां बंद कर बैठने वाली मलिकाएं कैसी होंगी। इस पर जोरों से कहे लगे। मैं व्यंग कहे के साथ खिड़की की लकड़ियों को छेद कर दीदी के अंतःस्थल में घुस गया। उसी रात को 3 बजे तक स्कूल के बरामदे पर अंगूरी बाई नाचती रही। घुंघरू की छमछमाहट, दर्द भरी आवाज़ और वाह वाह क्या खूब को सुनते सुनते दीदी तकिए में मुंह छिपाकर रोई थी। दूसरे दिन भी वह यूं ही बिछौने पर निश्चेष्ट पड़ी रहीं। बिछौने पर से उठते ही उनका सिर चक्कर खाने लगता। एक ही रात में न जाने कितनी दुर्बलता आ गई। रविवार की शाम को ये अंगूरी बाई कूक पड़ी थी, अंधेरिया है रात सजल। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, साजनों में से एक ने फरमाया। शेष साजनों ने जबरदस्त कहे लगाए। चुन चुन कलियां सेज बिछाई, मज़ेदार कहकहों के बवंडर में दीदी ज्ञान शून्य हो गई। अंगूरी बाई गाती रही। सोमवार को रौल काल के बाद छुट्टी देकर जब वह लौटी तो उनके अंदर आग सी लग रही थी, सिर फटा जा रहा था, उसे रह रह कर प्यास लगती थी। एक ही दिन में बुखार ने भीषण रूप धारण कर लिया। लेडी डॉक्टर आई, नुस्खा देकर चली गई, दवा होने लगी। मंगलवार को सुबह से ही प्रलाप के लक्षण दिखाई देने लगे। वह बिछौने पर चंचल हो रही थी और रह रह कर कुछ बड़बड़ाती थी। कभी कभी चौंक कर पास में बैठी मदालसा को उठकर पकड़ लेती, रो पड़ती। मदा छिप जाओ बिट्टी मेरी, वह बीड़ी वाला कहते कहते वह बेहोश होकर बिछौने पर लुढ़क पड़ती। हाँ, एक बीड़ी वाले को अक्सर मिस्ट्रेस क्वार्टर्स के पास आकर दिल में दर्द पैदा हो जाया करता था। वह इलाही से उस दर्द को न मिटाने के लिए आरजू करता हुआ चला जाता। दीदी आंखें खोलकर इधर उधर देखती। मदा, फ्लोरा, सलमा वह बुधनी की माँ करुणा नेत्रों से बैठी हुई है। नहीं, वह खड़ी है मृणाल, उसकी गोदी में नन्हा शिशु है। वह बीड़ी वाला, हूँ। दीदी, सलमा पुकारती। दीदी आंखें फाड़ दीवार की ओर देखती ही रहती। मज़ेदार पीली अंगूरी और वह गूंगी पगली, गर्भवती पगली हंस रही है। हे। गूंगी सी दीदी भी हंस पड़ी। दीदी, प्रायः रोती हुई फ्लोरा ने पुकारा। सलमा ने सिर पर आइस बैग रखा। मदालसा पंखा झलने लगी। दीदी आंखें बंद किए सोचने लगती। वह पहली गर्भवती है, उस पर भी बलात्कार किए गए। छी। बार, वाइन एंड वीमेन, सूरा, युद्ध और नारी सत्यानाशनी चीज़ें हैं। उठ सजनी, खोल किवाड़े। वह फिर चौंक कर उठ बैठती, बड़बड़ा उठती। खोल दो खिड़कियाँ, यहाँ बुधनी की माँ को पकड़कर उसे लिटा देती। खिड़कियाँ तो खुली हुई हैं, सलमा कहती। दीदी चुपचाप आंखें मूंदे रहती। भरी सभा में द्रौपदी, चीरहरण, उसकी करुण पुकार, उसे नंगी देखने की वासना। ओह, आंख मूंदे ही अपनी साड़ी के छोर को पकड़ कर लेती और चिल्ला उठती, मैं नंगी हो जाऊंगी। दीदी, फ्लोरा, मदा और सलमा तीनों प्रायः एक ही साथ पुकार उठती। दीदी घृणा से मुंह विकृत कर लेती। भगेलू लेडी डॉक्टर के यहाँ गया था, लौट कर आया तो चुपचाप खड़ा रहा।
बहुत पूछने पर भगेलू ने कहा, डॉक्टरनी साहब राजा रघुवीर सिंह के यहाँ जाते थे। हम जाकर बोले तो बोलिन कि वह चुप हो रहा। क्या बोली? टोला ने डांट कर पूछा। बोलिन कि जाकर अपनी दीदी को क- बोली कि जाकर अपनी दीदी को दूसरा विवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। इधर बिछौने पर पड़ी पड़ी वह दीवार की ओर एकटक से देख रही थी। स्कूल कंपाउंड में वह मडाल नंगी अंगूरी गूंगी पगली खड़ी है। चार दीवारी के चारों ओर शहर भर के लोग, सभ्य असभ्य, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, अपनी अपनी भाषा में हल्ला मचा रहे। तनी हमरो देखत आज सुरतिया पतली कमरिया, तेरे दर पे खड़ा हूँ कब से, उठ सजनी खोल के बाड़े, तिरछी नजरिया वाली रे पगलिया, री बच्चे वाली छोरी, घूंघट हटा के चांद सा मुखड़ा। लोगों की भीड़ क्रमशः उत्तेजित हो रही है। सब फाटक पर धक्का दे रहे। अंगूरी बाई आंचल से अपने को ढक लेती है। मडाल रो पड़ती है। उसकी गोद का बच्चा छाती में मुंह छिपाकर सिमट गया। पगली हंस रही है, हा हा हा। फाटक टूटने को दीदी चौंक कर उठ बैठी। इस बार उसको देख मध फ्लोरा वगैरह घबरा गई। दीदी अचानक बिछौने पर से उठकर भागी। दीदी दीदी, अरे रोको पकड़ो। सब पीछे पीछे दौड़ी। वह हे ओए हा हा करके हंसती और भागती जा रही थी। फाटक के पास जाते जाते दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। जमीन पर रक्त की धारा बह निकली। दीदी अस्पताल में अंतिम घड़ियां गिन रही थी। एवरग्रीन रेस्टोरेंट में चाय पीने वाले नौजवानों को एक नया मसाला मिल गया। चाय की चुस्की लेते हुए एक नौजवान ने कहा, अरुण तुमने कुछ सुना? उसकी हालत बड़ी नाजुक है यार। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता चला? भाई आखिर वह भी अपने पहलू में दिल रखती थी। किसी ने छीन कर बेमुरौवत से तोड़ डाला होगा। और क्या, सुना है बारात में उसके कोई पुराने प्रेमी आए थे। तब ठीक है। एक कहानी लेखक जो अब तक चुपचाप बैठे थे बोल उठे, मैंने भी ऐसी ही कल्पना की थी। ही होय होय। रेस्ट्रा के सामने सड़क पर गूंगी पगली जो बहुत निकट भविष्य में माता बनने वाली थी, खड़ी खड़ी हंस रही थी। हे हो। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाने की मुद्रा बना रही थी। अरे भाग हट शैतान। हे मैं प्रत्येक डग से धरती पर एक विशेष जोर डालती हंसती हुई चली गई। तो अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी न मिटने वाली भूख। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।